हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राजेश मौर्य एंड वेलकम बैक टू एके लर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे सीडीपी, जिसमें हमने अपने लास्ट टॉपिक्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिस्कस करा था अच्छे तरीके से। लास्ट क्लास में हमने उनके बीच में डिफरेंस भी देखा था और क्या क्या चीज़ें होती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, है ना। उन सारे एस्पेक्ट्स को हमने देखा था। आज हम उसको आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटेलिजेंस, है ना। और ये आपकी क्या चल रही है प्रैक्टिस, मतलब सीरीज चल रही है किसकी, सीटेट की। सीटेट जो आपका जुलाई में होने वाला है 2024, है ना, जो आपका जुलाई में होने वाला है। इसमें मैं आपको सीडीपी में हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं? हमारी जो सोसाइटी है, इंटेलिजेंस क्या मानती है? जैसे एक बच्चा है, फॉर एग्जांपल, अगर वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर रहा है तो हमारी सोसाइटी क्या समझती है कि वो इंटेलिजेंस। क्या इंटेलिजेंस सिर्फ इतना ही होता है? नहीं, है ना। जवाब है नहीं। अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं, है ना, या जो इंडिविजुअल हैं, उन्होंने अपनी थ्योरीज में बताया है कि इंटेलिजेंस कई टाइप्स की होती है ना, मल्टीपल टाइप्स की इंटेलिजेंस होती है। तो अभी हम उन सभी टाइप्स की जो जो इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं उन सभी को डिस्कस करते हुए चलेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली में इंटेलिजेंस होती क्या है। एक मूर्तिकार, है ना, वो अपनी फील्ड में इंटेलिजेंस होता है ना, वो स्पेस का अच्छे से एनालाइज कर सकता है। या एक जो राइटर होता है वो भी एक अच्छा इंटेलिजेंट इंसान होता है ना, वो भी अपनी फील्ड में इंटेलिजेंस होता है, उसको की लैंग्वेज का अच्छे से ज्ञान होता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इसको। देखो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि हाँ, कोई बंदा इंटेलिजेंट हो सकता है। जैसे कि एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई इंसान है जो अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर है तो उसको हम क्या कहेंगे कि हाँ, ही और सी इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंस है ना। उसकी रीजनिंग अच्छी है तो हम क्या कहेंगे कि हाँ, ही और सी इज इंटेलिजेंट। ठीक है, अगर वो अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, सामने वाला बंदा बंदा क्या है, इंटेलिजेंट है। उसकी रीजनिंग पावर अच्छी है तो भी हम कह सकते हैं कि हाँ, वो भी इंटेलिजेंट है। जिसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अच्छी है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त, जो चीज़ें आपके सामने नहीं होती है ना, जो आपके सामने नहीं होती, जो दिखाई नहीं देती, बट फिर भी आप उनका सॉल्यूशन कर लेते हो, है ना। इनविजिबल प्रॉब्लम्स को हम कह सकते हैं, वो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एक मिनट वेट करना। हम क्या बता रहे थे कि इंटेलिजेंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना। जैसे मैंने आपको बताया, जो एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर है वो किसी भी सिचुएशन में प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है, तो वो क्या है, इंटेलिजेंस है अपने आप में। जिसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अच्छी है वो भी अपने आप में क्या है, इंटेलिजेंट है ना। जो जिसकी अडेप्टेशन अच्छी है, जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेता है ना, जिस एनवायरनमेंट में है अगर वो उस अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर ले रहा है तो ही और सी इज इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी। जैसे जैसे हम आगे मूव ऑन करेंगे तो आपको और अच्छे से डिस्कस, मतलब समझ में आता रहेगा ये इंटेलिजेंस वाला टॉपिक। ठीक है, अब हम देखते हैं जेपी गिलफर्ड ने थिंकिंग के बारे में क्या कहा है। ठीक है, इन्होंने दो टाइप से बताया थिंकिंग को। एक होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग और दूसरी होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, है ना। और ये सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसको हम क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं ना। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब कि दिशाओं में सोचना। जब आप एक किसी भी एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हो तो दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग, है ना। और जब एक क्लोज एंडेड जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे जहाँ पे आपको एक सिंगल ही आंसर होता है जिसका, है ना, वन वर्ड आंसर, या फिर हम एमसीक्यू, तो वो क्या होता है, वो कन्वर्ट। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है बेसिकली, जहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करूँ कि हम अपने एनवायरनमेंट को, है ना, किस तरीके से पोल्यूशन फ्री बना सकते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग रिस्पॉन्सेज आएंगे। कोई कहेगा बहुत सारे प्लांट्स लगाओ, है ना, कोई कहेगा कि व्हीकल्स का यूज़ कम करो, कोई कहेगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसका उसकी जो थोड़ी सी खपत है उसको हमें कम करना चाहिए, सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं।
लेकिन अगर आपको आपसे एक एमसीक्यू पूछा जाए, है ना, जैसे कि या फिर व्हाट इज योर नेम अगर आपसे पूछा जाए, तो उसका एक ही आंसर होगा, जो भी आपका नाम है ना, या फिर एक वर्ड, वन वर्ड आंसर होगा। जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, है ना, उसमें एक्स की वैल्यू, एक्स मतलब जो भी, वो हमेशा सबकी एक ही आएगी, है ना, तो वो क्या है, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, जो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ी है, आप कितना उसको क्रिएटिव बना सकते हैं ना, बेहतर, मतलब वो मल्टीपल सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्रिएटिविटी आप अपने जो आपका जो एक्सपीरियंस है ना, उसके बिहाफ पे कितना और अच्छे से बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो या उसको सोच सकते हो, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग उससे जुड़ा हुआ है ना, जब मल्टीपल सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं। और ये इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। डाइवर्जेंट थिंकिंग जब आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हो ना, जिसके मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, और ये एमसीक्यू में, मतलब ये एग्जांपल है, जैसे आप एमसीक्यू सोल्व कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज हो रही है, यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस यूज हो रही है, ठीक है। जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है उसमें एक लिमिटेड सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये कुछ जेपी गिलपर्ट की थॉट थे थिंकिंग के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। अब हम देखते हैं इंटेलिजेंस के फादर कौन है ना। इंटेलिजेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए हु इज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ये हैं हमारे कौन, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड, ये कौन है, ये फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग, है ना, तो आप क्या बताओगे, अल्फ्रेड बिने, ठीक है। और इन्होंने ही फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट को डेवलप करा था, ठीक है। डेवलप्ड फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। और कब डेवलप करा था इन्होंने, तो ये इन्होंने करा था 1905 में, ठीक है। कब करा था, 1905 में। 1905 में इन्होंने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप करा था, ठीक है। और इन्होंने मेंटल एज का कंसेप्ट भी दिया बाद में जाकर के, है ना, 1908 में इन्होंने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया था। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में, या आपके डी ट्रिपल या केवीएस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग हम किसको कहेंगे, अल्फ्रेड बिने को, है ना। और इन्होंने अपना फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था कब, 1905, है ना, 1905 में दिया था इन्होंने अपना फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप करा था। और मेंटल एज का कंसेप्ट इन्होंने बाद में जाके दिया 1908 में, ठीक है। ये बात किसकी हो रही है, अल्फ्रेड बिने, है ना। ये कौन है, ये अल्फ्रेड बिने। उसके बाद आईक्यू देखते हैं, आईक्यू का कंसेप्ट, है ना, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ये किसने दिया था, ये दिया था विलियम स्टर्न ने, विलियम स्टर्न ने। और ये कब दिया था, 1912 में, ठीक है। विलियम स्टर्न ने आईक्यू का कंसेप्ट दिया था कब, 1912 में, ठीक है। ये है विलियम स्टर्न, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण इंसान है साइकोलॉजी में। फिर आईक्यू, आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने। बट यहाँ पे बाद में जाके एक आईक्यू का फॉर्मूला डेवलप किया जाता है ना, और इसको कौन डेवलप करते हैं, ये दिया था लुइस टर्मन, लुइस टर्मन ने दिया था, लुइस टर्मन ने। और आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100। एम ए क्या है आपकी, एम ए मीन्स, है ना, एम ए आपका इधर लिख देता हूं, एम ए क्या है आपकी, मेंटल एज, है ना, मेंटल एज। और सी ए क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज, अब ये मेंटल एज क्या है, सपोज एक बच्चा है ना, एक बच्चा मान लो 7th क्लास में है, बट उसका जो आईक्यू है ना, उसका जो दिमाग है वो 9th के लेवल
तक का काम करता है, मतलब वो 9th के क्वेश्चन आंसर्स को सोल्व कर ले रहा है, ठीक है। तो उसकी जो मेंटल एज है ना, वो कितनी, वो सब जो 9th वाले बच्चे के स्टैंडर्ड तक की होती है, तो वो उसकी क्रोनोलॉजिकल, सॉरी, वो उसकी मेंटल एज है। और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, ये आपकी जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ होती है ना, आप जितने साल के अभी टाइम पे हो है ना एट प्रेजेंट, वो क्या है, तो हम डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ जिसको आप बोलते हैं, ये क्या है, ये आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है, ठीक है। तो ये आईक्यू का फॉर्मूला था, ये क्या है, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100, ठीक है। जैसे सपोज एक बच्चा है, उसकी मेंटल एज है 20 ईयर्स, है ना। 20 ईयर्स के बच्चे जितना वो प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पा रहा है, ठीक है, और उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 15 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, है ना, आप इस तरीके से आईक्यू निकाल सकते हो, ठीक है। इसको आप काट पीट कर सकते हैं ना, जैसे हम इसको कट कर देते हैं। हाँ, तो ये 400 अपॉन में 3 आएगा समथिंग, क्या, तो ये क्या हो जाएगी बच्चे की ये बच्चे का आईक्यू आ जाएगा ना, ये पॉइंट में आएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, रेंजुलीज थॉट। अब एक व्यक्ति है ना रेंजुली, रेंजुली के हम थॉट देखते हैं, वो इंटेलिजेंस के बारे में क्या कहते हैं। रेंजुली बताते हैं, सॉरी, इंटेलिजेंस की ये बात करते हैं गिफ्टेड बच्चों की, ठीक है। रेंजुली किसके बारे में बात करते हैं, ये बात करते हैं गिफ्टेड बच्चों की। तो बताता हूँ क्या होता है आपको गिफ्टेड बच्चे, देखो। रेंजुली कहते हैं कि एक बच्चा जो गिफ्टेड होगा, जो गिफ्टेड बच्चा होगा, उसके अंदर क्या क्या होगा, जो गिफ्टेड बच्चा होगा उसके अंदर होगी हाई एबिलिटी, एबिलिटी, है ना, एबिलिटी, क्रिएटिविटी और कॉम्पिटेंसी। एबिलिटी मतलब कि हाँ, जो बच्चा गिफ्टेड होगा वो कर सकता है उस काम को, है ना, ही इज एबल टू डू समथिंग। और क्रिएटिविटी, उसके अंदर क्रिएटिविटी भी होगी, क्रिएटिविटी जो वो अपना दिमाग ला गए, है ना, और बच्चों से बेहतर कर सकता है, जहाँ पे वो मल्टीपल सॉल्यूशंस प्रेजेंट कर सकता है जिस चीज़ की, वो क्या है, वो उसकी खुद की क्रिएटिविटी है। और कॉम्पिटेंसी, है ना, कॉम्पीट करने की उसके अंदर इच्छा रहेगी, क्या, तो ये इन्होंने रिंग दिया था, है ना, रिंग मॉडल। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्यूरिंग मॉडल है वो किसने दिया था, तो आपको क्या मार्क करना है, रेंजुली, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये एक आईक्यू टेबल है ना, इससे क्वेश्चंस डी ट्रिपल बी वगैरह में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आईक्यू का टेबल है जिसमें बताया गया है क्या, कि एक जो जिसका आईक्यू स्कोर 0 से 24 के बीच में होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको इडियट की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। जिसका आईक्यू 70 to 90 के बीच में, उसको बॉर्डर लाइन की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। और 90 से 110 के बीच में अगर, तो वो एवरेज है, और 120 प्लस है तो वो गिफ्टेड है। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा जो गिफ्टेड हैं, है ना, कहीं कहीं पे आपने देखो, आपको देखने को मिलेगा जो गिफ्टेड है उनका आईक्यू 120 प्लस है, कहीं कहीं पे 130 देखने को मिलेगा, है ना, 130 प्लस, कहीं कहीं पे 140 प्लस भी देखने को मिलेगा, है ना। तो ये आपको ऑप्शन के हिसाब से मार्क करना है, अगर वहाँ पे जो मैक्सिमम है ना गिफ्टेड में, आप वो मार्क करोगे, ठीक है। अगर 120 है तो 120 मार्क करोगे, 130 प्लस है तो 130 प्लस मार्क करोगे, 140 है तो 140 प्लस मार्क करोगे। ये थी कुछ आईक्यू टेबल। आगे देखते हैं। अब थ्योरीज को हम डिस्कस करते हैं इंटेलिजेंस की, है ना, अलग अलग थ्योरिस्ट ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस के बारे में क्या कहा है ना। पहली थ्योरी हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, जो किसने दी है, हार्वर्ड गार्डनर ने दी है, ठीक है। और ये काफ़ी फेमस थ्योरी है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद ग्रुप फैक्टर थ्योरी, है ना, ये थॉर्स्टन ने दी है। फिर यूनिफैक्टर थ्योरी, है ना, उसके बाद टू फैक्टर थ्योरी, फिर ट्राइटिक थ्योरी, और उसके बाद मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, ठीक है। तो इन सभी को हम डीप में डिस्कस करने वाले हैं।
पहली थ्योरी हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, किसने दिया था ये थ्योरी जो है, किसने दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की? तो ये दी थी हावर्ड गार्डनर ने। किसने दी थी? हावर्ड गार्डनर ने, ठीक है। और इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर 8 टाइप्स के इंटेलिजेंस की बात करी है, ठीक है। अभी हम समझेंगे उनको कि कौन कौन सी इंटेलिजेंस है, वो 8 टाइप्स की है ना। और इन्होंने बताया, गार्डनर ने, कि ये जो आठों की आठों इंटेलिजेंस की टाइप्स है ना, या जो कैटेगरी है, ये सारे ही एक दूसरे से डिपेंडेंट है, ठीक है, अलग अलग है। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी। और क्या मानना था कि इंटेलिजेंस कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है, मतलब अगर आप एकेडमिक में अच्छे हो तो ही आप सिर्फ इंटेलिजेंस माने जाओगे, है ना, या किसी भी एक फील्ड में इंटेलिजेंट हो। मल्टीपल क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिसमें आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, ठीक है। तो अभी समझते हैं उनको आगे। फिर देयरफॉर टीचर, और इसीलिए टीचर को है ना बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना चाहिए ना, मल्टीपल टीचिंग मेथड्स का यूज करना चाहिए, जिससे कि जो बच्चा है ना, उसके अकॉर्डिंग वो समझ सके, ठीक है। इससे वो और बेहतर अचीव कर पाएगा बच्चा, ठीक है। ये गार्डनर है, ठीक है। अब देखो इन्होंने 8 टाइप्स की कौन कौन सी इंटेलिजेंस दी है गार्डनर ने। तो पहली है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, दूसरी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, है ना, तीसरी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक। अभी हम इनको डीप में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन बाय वन, है ना। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक। वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ये आपको कलर है ना थोड़ा सा, ये लिखा हुआ है वर्बल, है ना, आर, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की। ये किसके अंदर पाई जाएगी, है ना, इनके अंदर जो, जिनके अंदर वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाएगी, उनके अंदर जो है ना लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज होगी, है ना, गुड इन लैंग्वेज, वो किसी भी एक लैंग्वेज में अच्छे होंगे, है ना, हैविंग गुड नॉलेज अबाउट अ लैंग्वेज, किसी भी एक लैंग्वेज की उनको है ना बहुत अच्छी पकड़ होगी उनकी, है ना, या उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा उस लैंग्वेज का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो पोएट्स होते हैं हमारे, है ना, या जो राइटर्स होते हैं, उनको लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है ना, तभी वो अपनी पोएम वगैरह दे पाते हैं, है ना, पोएम वगैरह लिख पाते हैं, है ना। आपने देखिए पोएम्स किस तरीके से कवि जो है वो लिखते हैं, है ना, कुछ कुछ डिफिकल्ट वर्ड में यूज़ करते हैं ना, और फिर उनका जो अर्थ होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस किसके अंदर पाई जाएगी? जिनके अंदर नो किसी भी एक लैंग्वेज को लेके अच्छी पकड़ होगी उनके अंदर, है ना, जैसे पोएट्स हो गए, राइटर्स हो गए, ठीक है। तो ये थी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ये क्या है? ये हमारी है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? म्यूजिकल इंटेलिजेंस की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस की, ये किसके अंदर पाई जाएगी? जो लोग म्यूजिकल इंडस्ट्री में इंटेलिजेंट होते हैं ना, जिनको म्यूजिक की अच्छी नॉलेज होती है, राइम्स, है ना, और पैटर्न्स, जो म्यूजिकल राइम्स है और जो म्यूजिकल पैटर्न्स वगैरह होते हैं, है ना, उनकी अच्छे से नॉलेज होती है इनको। जो लोग म्यूजिकली इंटेलिजेंट होते हैं ना, जैसे आपके सिंगर्स वगैरह हो गए, है ना, अरिजीत सिंह हो गए, लता मंगेशकर हो गई, है ना, जो बहुत अच्छा गाना गा सकते हैं। तो बेसिकली जो सिंगर्स वगैरह हैं वो इसी में इंक्लूड होते हैं, किसमें? जो हमारी मल्टीपल सॉरी जो हमारी म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। जो लोग लॉजिक बहुत अच्छे से लगा सकते हैं अपना, है ना, स्किल्स ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग, है ना, जिसके अंदर थिंकिंग की अच्छी नॉलेज होगी, है ना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो लोग अच्छी तरीके से कर पाएंगे, है ना, लॉजिकल थिंकिंग जिनके अंदर बहुत अच्छी होगी, जो लॉजिक बहुत ज़्यादा अच्छे से लगा सकते हैं, उनके अंदर कौन सी पाई जाती है? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, है ना। जैसे आपके जो एल्बर्ट आइंस्टीन है ना, इनके बारे में सुना होगा,
साइंटिस्ट वगैरह हो गए है ना, या जो मैथमेटिशियंस वगैरह होते हैं ना, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, ये सब क्या है, इनके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल जो इंटेलिजेंस थी वो बहुत अच्छी थी, या वो पाई जाती थी हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशियल इंटेलिजेंस, जो लोग स्पेस को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, है ना, स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स। आप लोगों ने देखा होगा जो मूर्तिकार होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से स्पेस को एनालाइज करते हैं, जैसे वो मूर्ति बना रहे होते हैं, है ना, तो उनको पता होता है कि अच्छा इतने एरिया में है ना हाथ बनाना है, हाँ, सर कितना बड़ा रखना है, पैर की लेंथ कहाँ, ताकि तो मूर्ति का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से। और या एक जो होम डेकोरेटर भी होता है ना, वो भी अच्छे तरीके से डिसाइड करता है, वो भी स्पेस को एनालाइज करता है ना, रूम के अंदर बेड कहाँ पे सेट करें, अलमीरा कहाँ पे सेट करना है ना, लाइट्स कहाँ पे फिट करनी है, ताकि जो रूम है वो बेहतर दिख सके, वो अच्छा दिख सके, ठीक है। तो उनके अंदर भी कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाएगी, स्पेशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। जैसे कि स्कल्पचर्स हो गए है ना, जो मूर्तिकार हो गए है ना, उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाएगी, स्पेशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटीरियर डेकोरेटर्स है ना, जो डेकोरेटर्स होते हैं उनके अंदर भी कौन सी पाई जाएगी, स्पेशल इंटेलिजेंस, ठीक है। और जो सर्जन्स होते हैं ना, उनको भी हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे, स्पेशल इंटेलिजेंस की, वो भी बहुत अच्छे से स्पेस को एनालाइज करते हैं, जो सर्जन वगैरह होते हैं ना, थोड़ा सा स्पेस को एनालाइज करके सर्जरी वगैरह करते हैं, तो उसको भी हम स्पेशल इंटेलिजेंस में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ टाइप है हमारी बॉडीली का इंस्थेटिक, जो लोग मोटर मूवमेंट्स जिनकी बहुत अच्छी होती है ना, मोटर मूवमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं ये लोग, जैसे कि एथलीट्स वगैरह होते हैं, है ना, जो एथलीट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाएगी, तो उनके अंदर पाई जाएगी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ठीक है। ये जैसे कि एथलीट हो गए, डांसर्स हो गए, सर्जन्स हो गए, है ना, जिनकी मोटर मूवमेंट, मोटर एक्टिविटीज बहुत अच्छी होती है ना, ये क्या है, ये बॉडीली काइनेस्थेटिक है, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, बॉडीली काइनेस्थेटिक की, जो मोटर एक्टिविटीज में अच्छा करते हैं बहुत, ठीक है। उसके बाद है इंट्रा इंटरपर्सनल, सॉरी, एक इंट्रापर्सनल है और एक इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कौन सी है, बात करें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की, है ना, अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर, है ना, जो दूसरों के बिहेवियर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकता है ना, जैसे साइकेट्रिस्ट वगैरह होते हैं ना, या इनमें आप कुछ बाबाओं को भी रख सकते हो ना, बता देते हैं आपका बिहेवियर ऐसा है ना, उनको भी आप रख सकते हो, तो वो लोग कौन से हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उसके अंदर पाई जाती है ना, जैसे साइकोलॉजिस्ट हो गए, है ना, काउंसलर्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना, मदर टेरेसा को आप सभी जानते होंगे ना, दूसरों के एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझ जाती थी, है ना, इन्होंने काफ़ी बेहतर अपना जो है ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है हमारी इंडियन हिस्ट्री में, के बारे में आप सर्च करना। नेक्स्ट हमारी इंट्रापर्सनल, ये क्या है हमारी, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ये क्या है, जो अपने खुद के बारे में बेहतर तरीके से बता पाए, ठीक है, जिसको अपनी खुद की फीलिंग्स के बारे में, अपने खुद के मोटिव्स के बारे में, है ना, उसके ड्रीम्स क्या है, उसके डिजायर्स क्या है ना, उसका एम क्या है, वो अपने खुद के बारे में अगर वो बेहतर बता पा रहे हैं, अपने खुद के बारे में जान पा रहे हैं अच्छे से, है ना, सब कुछ, तो उनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है, पर्सनल इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाएगी उनके अंदर, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए महात्मा बुद्ध। और लास्ट है हमारी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिनको नॉलेज होती है नेचर की, नेचुरल वर्ल्ड की, है ना, बहुत अच्छे से नॉलेज होती है, जैसे फार्मर होता है ना, उसको पता होता है कौन सी फसल कब उगती है, तो उनको नेचर का थोड़ा सा अंदाजा होता है, तो उनको हम किस में रखेंगे, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में, है ना, फार्मर्स हो गए, है ना, जूलॉजिस्ट हो गए, जिनको नेचर का अच्छे से ज्ञान होता है, ठीक है, फार्मर्स, जूलॉजिस्ट, और भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी किसकी, हावर्ड गार्डनर ने जो हमारी 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस दी है वो थी, ठीक है। तो होपफुली ये आपको समझ में आई होगी, एक बार इसको हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, है ना। पहली हमारी इंटेलिजेंस थी कौन सी, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ये कौन सी है, जिनको किसी भी लैंग्वेज की अच्छे से नॉलेज होती है ना, जैसे पोइट्स हो गए, हमारे राइटर्स हो गए,
उसके बाद मैंने आपको बताया था म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिनको म्यूजिक के जो पैटर्न होते हैं ना, या जो म्यूजिकल रिदम्स होती है उनके बारे में अच्छे से नॉलेज होती है। ठीक है, तो वो किस में अंदर आते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस में। जैसे कि अरिजीत सिंह हो गई, लता मंगेशकर हो गई, हाँ ये इनके अंदर कौन सी थी, म्यूजिकल इंटेलिजेंस थी। उसके बाद हमारा लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये किसके अंदर पाई जाएगी, जो बहुत अच्छे से लॉजिक लगा सकते हैं ना, जो बहुत अच्छे प्रॉब्लम सोल्वर होते हैं, है ना, लॉजिकल थिंकिंग जिनके अंदर बहुत अच्छी होती है, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन साइंटिस्ट वगैरह हो जाते हैं। तो ये किसके अंदर आ जाते हैं, मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस के अंदर। ठीक है, फोर्थ हमारा था स्पेशल इंटेलिजेंस, जो लोग स्पेस को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो मूर्तिकार हो गए, स्कल्पचर्स, है ना, या जो आर्किटेक्ट वगैरह है उनको भी हम रखेंगे इसी में। सर्जन्स हो गए, इंटीरियर डेकोरेटर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की, जिनके अंदर जो मोटर एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने की एबिलिटी होती है ना, जैसे स्पोर्ट पर्सन हो गए, एथलीट्स हो गए, है ना, डांसर्स हो गए, सर्जन्स। तो ये बॉडीली काइनेस्थेटिक था। उसके बाद हमने बात करी इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल, जो लोग दूसरे को या दूसरों के जो मोटिव्स होते हैं ना, या जो उनके इंटेंशंस होते हैं वो बहुत अच्छे से कैच कर सकते हैं, जैसे कि मदर टेरेसा हो गई, काउंसलर्स हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए। हाँ, तो इनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाएगी, इंटरपर्सनल। और उसके बाद हमने बात करी इंट्रापर्सनल, है ना, इंट्रापर्सनल। हमने बात करी इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल जो खुद के बारे में बेहतर तरीके से नॉलेज रखता हो, जैसे कि महात्मा बुद्ध, है ना, वो अपने खुद के इंटेंशंस, अपने खुद के मोटिव्स, अपने खुद के एम्स, है ना, उसको अच्छे से जानते थे। तो वो किसके अंदर आएंगे, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर। उसके बाद हमने लास्ट में देखा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जो लोग नेचर या जो नेचुरल वर्ल्ड है ना उसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज रखते हो, जैसे जूलॉजिस्ट हो गए, है ना, या जो लोग फॉरेस्ट की स्टडी करते हैं, या पेड़ पौधों का जो अध्ययन करते हैं उसको हम, हाँ, जो फार्मर्स वगैरह हो गए, ये सब किस में आएंगे, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में। ठीक है, तो होपफुली ये वाला आपको जो गार्डनर की थ्योरी है ये क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी की। ठीक है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी मल्टीपल इंटेलिजेंस से काफ़ी हद तक मैच करती है। ठीक है, तो इसको भी समझते हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी में 7 टाइप की एबिलिटीज़ की बात करी है, जैसे कि स्पेशियल एबिलिटी। अच्छा, ये दी किसने थी, ये लुइस थर्स्टन ने दी थी। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, अच्छा इसको वो भी बोल, इसका एक और नाम है, हाँ, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज वो बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, तो ये ग्रुप फैक्टर जो थ्योरी है इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की थ्योरी भी बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली 7 टाइप की एबिलिटीज़ की बात की गई है। ये भी जैसा गार्डनर ने बताया कि 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, वैसे ये भी एक दूसरे से सारी एबिलिटीज़ क्या है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, पहली स्पेशल एबिलिटी, फिर परसेप्चुअल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी और रीजनिंग। ये कौन है, ये है अपने कौन, थर्स्टन, है ना, जिन्होंने ये थ्योरी दी है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसको। पहली है स्पेशल एबिलिटी, वही जो गार्डनर ने भी बताया था, जो स्पेस को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं ना, स्पेशल एबिलिटी जिसके अंदर होती है एनालाइज करने की, जैसे कि वही जो स्कल्पचर्स हो गए, है ना, या जो हमने और किसकी बात करी थी, डेकोरेटर्स जो हो गए ना, जो डेकोरेटर्स होते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, ना, या जो आर्किटेक्ट होते हैं ना उनको भी हम किसके अंदर रखेंगे, स्पेशल एबिलिटी के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो होपफुली ये स्लाइड आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। दूसरी इंटेलिजेंस, दूसरी एबिलिटी कौन सी है, जो थर्स्टन ने दी है, ये है परसेप्चुअल एबिलिटी, है ना, जब आप जो आपकी सेंसेस है उनके थ्रू आप कितना बेहतर चीज़ों को समझ सकते हैं ना, जब आप सेंसेस से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं तो वो आपकी कौन सी होती है, परसेप्चुअल एबिलिटी, है ना, कितना आप फास्टर, कितना आप जल्दी अपने सेंसेस के थ्रू चीज़ों को गेन करते हैं या समझते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, परसेप्चुअल एबिलिटी है। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको नंबर्स की अच्छे से नॉलेज होगी। ठीक है, जैसे मैथमेटिशियंस हो गए, है ना, या और भी साइंटिस्ट वगैरह को भी हम इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, या कोई मैथ्स का अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है, तो उनको हम किसके अंदर रखेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर रखेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट वर्बल एबिलिटी, जो वर्ड्स या लैंग्वेज की अच्छे से नॉलेज रखता हो, है ना, उनके उसके ऊपर कमांड उसकी बहुत अच्छे से हो, तो उसको हम किस पे रखेंगे, वर्बल एबिलिटी में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ड फ्लुएंसी, जब आप जो इंसान वर्ड्स को फ्लुएंटली यूज कर पा रहा है ना, अच्छे तरीके से डील कर पा रहा है वर्ड्स को, है ना, उसके साथ अच्छे तरीके से खेलना जाता है, जानता है ना, लैंग्वेज को किसी भी बहुत ही फ्लुएंटली बोल लेता है किसी भी लैंग्वेज को, है ना, या उसके साथ खेल सकता है, तो ये क्या है, ये वर्ड फ्लुएंसी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या है। एक मिनट भाई। उसके बाद है मेमोरी, जो थर्स्टन की अगली वाली जो एबिलिटी है वो कौन सी है, मेमोरी वाली एबिलिटी, है ना, आपकी ऐसी एबिलिटी जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में हेल्प करती है ना, कोई कितना अच्छे तरीके से मेमोरी को स्टोर कर पाता है ना, आपने कई लोगों को देखा होगा जिनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होती है ना, कोई भी क्वेश्चन पूछना है अगर आप उन लोगों ने पढ़ रखा होगा या क्रैम कर रखा होगा, तो बहुत जल्दी वो लोग इजीली बता सकते हैं, तो उनको हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, इनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली एबिलिटी, है ना, रीजनिंग, जब आप चीज़ों प्रॉब्लम्स को विजुअलाइज करके एनालाइज करके बहुत अच्छे तरीके से उनको सॉल्व करते हैं ना, उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम को टैकल करना है, वो किसके अंदर आएगी, वो आपकी रीजनिंग के अंदर आएगी, ठीक है। उसके बाद यूनिफैक्टर थ्योरी, ये दूसरी, ये हमारी थर्ड थ्योरी है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने कौन सी डिस्कस करी, मल्टीपल इंटेलिजेंस वाली थ्योरी करी थी जो गार्डनर ने दी थी। उसके बाद हमने अभी जस्ट डिस्कस करी कौन सी, कौन सी डिस्कस करी थी अभी हमने, नहीं, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, है ना, जिसको हम प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की भी बात करते हैं, तो ये किसने दी थी, ये थर्स्टन ने दी थी। और उसके बाद अभी हम बात कर रहे हैं यूनिफैक्टर थ्योरी की, ठीक है, ये किसने दी थी, ये दी थी एल्फ्रेड बिने ने, ये किसने दी थी, एल्फ्रेड बिने, ये वही एल्फ्रेड बिने हैं जिन्होंने अपना फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप करा था, है ना, कब करा था, 1905 में। और ये वही एल्फ्रेड बिने हैं जिन्होंने 1908 में मेंटल एज, मेंटल एज का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। और अच्छा, ये कहते क्या है यूनिफैक्टर थ्योरी में, ये बात करते हैं कि सिर्फ एक जी फैक्टर होता है ना, ये एक जर्नल फैक्टर होता है बच्चे के अंदर, अगर वो किसी एक जर्नल फैक्टर में है ना, मतलब वो किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में इंटेलिजेंट है, तो वो सारी फील्ड्स में, ठीक है। जैसे एक बच्चा है ना, वो अगर मैथ्स में अच्छा है तो उसके लिए वो इंटेलिजेंट है, वो सारी फील्ड में इंटेलिजेंट होगा। फिर कोई बच्चा है जो ड्राइंग में बहुत अच्छा कर रहा है, इसका मतलब वो सारी फील्ड में इंटेलिजेंट है। कोई बच्चा है जो ड्राइंग में बहुत अच्छा है, तो उसका मतलब क्या है, वो सारी फील्ड में इंटेलिजेंट है। तो ये किसका मानना है, ये मानना है एल्फ्रेड बिने का, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं, जी फैक्टर थ्योरी, सिर्फ ओनली जी फैक्टर, ओनली अ जर्नल फैक्टर, ओनली अ जर्नल फैक्टर, है ना, ये बात करते हैं सिर्फ एक जर्नल फैक्टर की, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगली है टू फैक्टर थ्योरी, ये दी थी चार्ल्स स्पीयरमैन ने, ठीक है। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, चार्ल्स स्पीयरमैन ने, ठीक है। ये बात करते हैं कि बच्चों के मतलब दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, है ना, इंटेलिजेंस के लिए, एक होता है जर्नल फैक्टर और एक होता है स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। स्पेसिफिक फैक्टर, ये जनरल फैक्टर क्या है और ये स्पेसिफिक फैक्टर है। इनका मानना है कि अगर किसी कोई मतलब जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं उसके अंदर स्पेसिफिक जनरल फैक्टर तो मतलब एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होगी और उसके साथ साथ एक जनरल फैक्टर भी पाया जाएगा या जनरल इंटेलिजेंस भी पाई जाएगी। जैसे कि